हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग NRK9। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। पीजीबीपी के एक पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और बेसिक बातों को, जिसमें डिडक्शंस, काफी चीजों को डिस्कस किया। इन द सेकंड सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। But before starting the session, dear students, please subscribe the channel and press the bell icon to get each and every update related to your exams. Now, without wasting time, let's start the session. In this first question, is here. In case of assessee is engaged in business of flying, hiring or leasing goods carriage presumption income scheme under section 44AE is applicable if assessee is owner of maximum of। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर किसी assessee का बिजनेस किसका है, गुड्स कैरेज का। गुड्स कैरेज में लीजिंग का, हायरिंग का या प्लाइंग का, ठीक है। प्लेइंग का, लीजिंग का या हायरिंग का किसी पर्सन का गुड्स कैरेज का बिजनेस है, ठीक है। अब उस पर्सन पे 44E मींस प्रिजम्पशन इनकम स्कीम। प्रिजम्पशन इनकम स्कीम कब एप्लीकेबल होगी? अगर उस पर्सन के पास कितने गुड्स कैरेज है। सो द आंसर इज 44E। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना। अगर पीजीबीपी के चैप्टर की बात करें तो उसके मेजरली सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन डायरेक्टली सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तब क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि अगर किसी एसएससी का प्लाइंग, हायरिंग या लीजिंग का बिजनेस है, किस में एंगेज है? गुड्स कैरेज में। गुड्स कैरेज, प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग, क्लियर। गुड्स कैरेज में एंगेज है, उसमें 44E का एप्लीकेबल सेक्शन एप्लीकेबल कब होता है? तब उसके पास कितने गुड्स कैरेज है? 12। आंसर इज 12। If an assessee is the owner of 12 goods carriage, the section 44A presumption income scheme is applicable to that assessee. Clear? Now, next question. Section 149. Section 149 related to presumption income of business, excluding business covered under section 44A is applicable in case of question क्या बोल रहे हैं? section 44A 149 sorry section 149 related to presumption income scheme, presumption income of business किसको एक्सक्लूड करना है? जो 44E में कवर्ड है। 44E में कौन कवर्ड है? जिनका प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग का बिजनेस है, गुड्स कैरेज का, उनको हटा के सेक्शन 49 सेक्शन 149 किस पे एप्लीकेबल होता है? एनी असेसी बीइंग इंडिविजुअल और एचएफ और अ फर्म। इस पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो असेसी फर्म हो, इंडिविजुअल हो, चाहे एचएफ हो। उस पे सेक्शन 149 एप्लीकेबल होता है। उसमें से कौन सा बिजनेस इंक्लूड कर दे, एक्सक्लूड कर देना है हम लोगों को? 44E किसकी बात करता है? प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग। प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question is benefit of section 44AD. Benefit of section 44AD can be availed by the following assessee. Benefit of section 44AD can be availed by the following assessee. Answer is domestic arm. If the company is a domestic company, it can avail the facility provided under section 44AD. Clear? Now next question. For person carrying on business or specified profession, the book account to be mentioned have been, again I am repeating question, for person carrying on business or specified profession, the book of accounts to be mentioned have been, अगर कोई person carry कर रहा है business या profession को, तो उसके book of accounts कैसे mention होंगे? In the prescribed form, in the
प्रिस्क्राइब फॉर्म, सो आंसर इज ए। अगर कोई पर्सन बिजनेस कैरी कर रहा है या प्रोफेशन कैरी कर रहा है तो उसके अकाउंट्स कैसे मेंटेन होनी चाहिए? इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज tax audit is compulsory in case a person is carrying on business whose gross turnover, sales, receipts, as the case may be, exceeds. Tax audit is compulsory. Tax audit is compulsory in case of person is carrying on business whose gross turnovers, sales and receipts, as the case may be, exceed. अगर किसी पर्सन की ग्रॉस रिसिप्ट्स, ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस सेल एक्सीड करते हैं, किस केस में उसके लिए टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा? सो आंसर इज, तो द आंसर इज 1 करोड़। क्या बोल रहे थे क्वेश्चन की टैक्स ऑडिट किस कब कंपलसरी हो जाएगी? इन केस व्हेन द ग्रॉस टर्नओवर्स, ग्रॉस सेल्स और ग्रॉस रिसिप्ट्स एक्सीड द अमाउंट 1 करोड़। अगर किसी पर्सन की, किसी एसएससी की 1 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस रिसिप्ट्स है, ग्रॉस टर्नओवर है या ग्रॉस सेल है तो उसे टैक्स ऑडिट करना ना कंपलसरी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन 44AB। 44AB सेक्शन क्या बोलता है कि आपको अपने अकाउंट्स एंड आपके अकाउंट्स को ऑडिट कराना है। द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी इज टू बी ऑडिटेड। अकाउंट्स को ऑडिट कराना है। सेक्शन 44AB बोल रहा है कि अकाउंट्स को हमें ऑडिट कराना है। ठीक है, अब पेनल्टी क्या है? अगर आप लोगों ने अगर ऑफिसर ने किसी एसएससी को बोला या अगर कोई एसएससी क्राइटेरिया में फॉल करता है, वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कराता है, तो सेक्शन के वायलेशन के लिए क्या पेनल्टी का अमाउंट है? सो द आंसर इज लोअर ऑफ 1/2% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000। अगर किसी पर्सन ने 44AB सेक्शन का वायलेशन किया है, 44AB सेक्शन बोलता है अकाउंट्स ऑडिटेड, पर्सन के अकाउंट, किसी एसएससी के अकाउंट्स ऑडिट कराने, ठीक है, उसे कंपलसरी है। अगर कोई एसएससी उस सेक्शन का वायलेशन करता है तो उसके लिए पेनल्टी का अमाउंट क्या है? 1/2% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000, whichever is lower. Clear? Now next question. Deduction under section 40B, deduction under section 40 subsection B shall be allowed on account of salary or remuneration paid to. Deduction under section 40 subsection B shall be allowed on account of salary remuneration paid to. section 40 subsection B क्या बोल रहा है कि अगर आपको section 40 subsection B के अंडर डिडक्शन आपके लिए आप एलिजिबल है, लेकिन अगर किस केस में? अगर आपने सैलरी या रिम्यूनरेशन पे किए टू वर्किंग पार्टनर। किसे पे किए? वर्किंग पार्टनर को। अगर आपने वर्किंग पार्टनर को सैलरी या रिम्यूनरेशन पे किया है, यू आर एलिजिबल अंडर टू गेट द डिडक्शन अमाउंट अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी। क्लियर? अगर डिडक्शन का क्लेम करना है 40 सबसेक्शन बी में तो आपने सैलरी किसको पे की है? टू द वर्किंग पार्टनर। क्लियर? सो आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Remuneration paid to working partner shall be allowed as deduction to firm. Remuneration अभी हमने ऊपर इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया कि 40 सबसेक्शन बी में हमें रिम्यूनरेशन पे किया हमने वर्किंग पार्टनर को तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। नाउ द क्वेश्चन आस्किंग कि हमने वर्किंग पार्टनर को रिम्यूनरेशन पे किए, कहाँ शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन टू अ फर्म। सो आंसर इज सब्जेक्ट टू डिडक्शन अवेलेबल इन सेक्शन 40 सबसेक्शन बी। दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे, क्वेश्चन का तरीका अलग था लेकिन क्वेश्चन सेम था कि 40 सबसेक्शन बी में पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अगर हमने 40 सबसेक्शन बी में एग्जाम्पशन क्लेम करनी है तो हमने किसको सैलरी पे की हो।
अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने वर्किंग पार्टनर को सैलरी पे किया, हमें डिडक्शन किस सेक्शन में अवेलेबल होगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग सेम होता है। तो इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी ट्रिक क्या है, उन्हीं क्वेश्चन को कम से कम हमें 2 बार तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A firm business income is nil or either negative, या तो बिजनेस की इनकम nil है या नेगेटिव है। It shall be allowed as deduction on account of remuneration to working partner to the maximum extent of फर्म की बिजनेस की हमारी जो इनकम थी वो नील है या नेगेटिव है। अब वर्किंग पार्टनर को जो सैलरी या रिम्यूनरेशन पे किया है उसकी डिडक्शन हमें किस एक्सटेंट तक अवेलेबल है। नाउ द आंसर इज 1,50,000। 1,50,000। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज provision of section 40A subsection 3 is not applicable if payment is made for the purchase of provision of section 40A subsection 3 is not applicable if payment is made for the purchase of agriculture or forest produce, dairy or poultry farm, fish or fish products. So answer is D, all of the above. अगर provision as per the provision of section 40A subsection 3 the deduction is not available if the payment is made to the purchase of agriculture or forest produce, dairy or poultry farm, fish produce. So answer is D। अगर किसी भी assessee ने इन तीनों चीजों में से किसी के लिए भी किसी भी परचेज के लिए पेमेंट किया है तो उसकी डिडक्शन अवेलेबल है अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3। क्लियर। Now, moving to the next question. Which of the following are allowed as deduction calculating the business income? Which of the following are allowed as deduction while calculating the business income? आप जब बिजनेस की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड एज ए डिडक्शन, कौन से टैक्स आपको अलाउड है एज ए डिडक्शन टैक्स? आंसर इज वेल्थ टैक्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Capital expenditure incurred on family planning among its employees of company assessee allowed as deduction. Capital expenditure incurred किया, capital expenditure incurred किया on family planning among the employees. Family planning among the employees of company assessee allows as deduction in 5 equal installments. In 5 equal installments. Clear? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इस कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है ऑन फैमिली प्लानिंग अमंग द एम्प्लॉइज। क्लियर। सो आंसर इज बी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज preliminary expenses incurred are allowed as deduction. Preliminary expenses incurred are allowed as deduction. प्रीमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले के एक्सपेंसेस हुए हैं। कंपनी को रजिस्ट्रेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने से पहले के जो एक्सपेंसेस थे उसे क्या कहते हैं? प्रीमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है। अब उन एक्सपेंसेस को जो इनकर्ड हुए हैं उनको डिडक्शन कैसे अवेलेबल है? इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Next question is, if donation is made to scientific or social or statistical research, such research, again I am repeating question, if donation is made to scientific
or social or statistical research, such research not related to business. अगर किसी पर्सन ने किसी एसएससी ने साइंटिफिक सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च में डोनेशन किया है तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो डोनेशन जो रिसर्च है वो बिजनेस से ही रिलेटेड हो. क्लियर? सो आंसर बी is correct, not related to business. If donation is made to scientific or social or statistical research, such research not related to business. कोई कंपल्शन नहीं कि डिडक्शन अवेल करने के लिए वो जो रिसर्च है वो बिजनेस से ही रिलेटेड हो. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज donation to approved and donation to approved and notified association for scientific research is allowed as deduction to extent of. अगर डोनेशन किया है कहाँ किया है हमने साइंटिफिक रिसर्च में. साइंटिफिक रिसर्च विच इज नोटिफाइड एसोसिएशन है फॉर साइंटिफिक रिसर्च. कोई एसोसिएशन है वो नोटिफाइड है किस लिए किया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए. तो डिडक्शन कितनी अवेलेबल है 150%. 150% ऑफ द डोनेशन मेड. 150% ऑफ द डोनेशन मेड. अगर पर्सन ने एसएससी ने किसी नोटिफाइड एसोसिएशन में डोनेशन किया है किससे रिलेटेड है साइंटिफिक रिसर्च से. साइंटिफिक रिसर्च से तो वो कैसे डिडक्शन की तरह अलाउ होगा. कहाँ कितने अमाउंट तक की डिडक्शन अवेलेबल है अप टू द 150% ऑफ द डोनेशन मेड. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if donation is made to national laboratory or IIT with the specific direction that scientific research for approved fund is allowed as deduction. If donation is made to national laboratory or IIT Indian Institute of Technology with the specific direction that scientific research for approved fund. अगर डोनेशन में कहाँ किया है या तो आईआईटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या नेशनल लेबोरेटरी किसके लिए अप्रूव्ड फंड है फॉर द साइंटिफिक रिसर्च. अप्रूव्ड फंड है फॉर द साइंटिफिक रिसर्च. क्लियर? तो उसकी डिडक्शन किस एक्सटेंट तक अवेलेबल है. अगेन द सेम आंसर अप टू द 150% ऑफ द डोनेशन मेड. जितने अमाउंट का आपने डोनेशन किया है उसका 150% उसकी डिडक्शन अवेलेबल है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज brought forward unabsorbed capital expenditure on scientific research is carried forward. Brought forward unabsorbed capital expenditure on scientific research is carried forward. जो brought forward unabsorbed depreciation जो last year से brought forward हो क्या है last year से carry forward हो क्या है unabsorbed depreciation. इसे हम कितने टाइम तक के लिए carry forward कर सकते हैं फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स. फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स उसके लिए कोई लिमिटेड स्पेसिफाइड टाइम नहीं है कि आपको 4 ईयर्स या 8 ईयर्स तक ही इसको अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी करना है. आप इसे नंबर ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. सो ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इज कैरीड फॉरवर्ड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the maximum deduction for site restoration fund under section 33 ABA shall be, sorry printing mistake hai, the maximum deduction for site restoration fund under section 30 ABA shall be. साइट रिस्टोरेशन की जो मैक्सिमम डिडक्शन है साइट रिस्टोरेशन की जो मैक्सिमम डिडक्शन है कितने अवेलेबल है द अमाउंट डिपॉजिटेड. जितना अमाउंट उस फंड में डिपॉजिट किया गया अंडर सेक्शन 33 एबीए उस अमाउंट की अंडर सेक्शन 33 एबीए के एक्सटेंट तक उसकी डिडक्शन अवेलेबल है फॉर द साइट रिस्टोरेशन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The deduction under section 32AD, the deduction under section 32AD related to incentives is allowed if assessee 32AD में डिडक्शन किसके लिए अवेलेबल है कि अगर आपने कोई न्यू एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी परचेज किए, न्यू एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल परचेज किए, तो उसके लिए आपको डिडक्शन अवेलेबल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AD रिलेटेड टू इंसेंटिव्स इज अलाउड इफ assessee has acquired eligible new plant and machinery. assessee ने क्या acquired किया? eligible new plant and machinery. eligible new plant and machinery कीवर्ड क्या है? eligible new क्या ध्यान रखना, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 32AD में क्या है? कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि 32AD में किसके लिए अवेलेबल है डिडक्शन, कि अगर कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज की जो एलिजिबल है एज पर द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। क्लियर? सो आंसर सी is correct. The deduction under section 32AD related to incentives is allowed if assessee has acquired the new eligible plant and machinery. Clear? Now, next question. Incentives under section 32AD is allowed. Incentives under section 32AD is allowed when the assessee परचेज द न्यू एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, एसएससी परचेज कर रहा है। क्वेश्चन क्या है कि किस एसएससी को ये अवेलेबल है, किस एसएससी के लिए ये 32AD सेक्शन अवेलेबल है फॉर द इंसेंटिव। सो आंसर इज कंपनी एसएससी। इफ अ एसएससी इज अ कंपनी देन इट इज एलिजिबल टू गेट द assumption under section 32AD if it acquired the new eligible plant and machinery. क्लियर? दो क्वेश्चन को हम सिमिलर साथ करके चलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? 32AD में किसको एग्जाम्पशन अवेलेबल है? कंपनी एसएससी को, अगर कंपनी ने न्यू एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी परचेज किए। क्लियर? ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप अपनी पीडीएफ रिक्वेस्ट NRK9 के ऑफिशियल नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन पुट योर क्वेरीज in the comment section or the official number of NRK9. So dear students, enjoy the series and thank you everyone.